हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं मोहम्मद बिलाल अंसारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं संविधान बनने की प्रक्रिया में कब से संविधान की झलक दिखती है और जो हमने कल बात किया था रेगुलेटिंग एक्ट की कंटिन्यूटी में उसी के आगे की बात आज करेंगे। और आज हम देखेंगे कल हमने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और फिर हमने देखा था 1784 का पिट्स एक्ट। आज हम जो बात करेंगे वो उसके बाद की बात करेंगे 1813 चार्टर एक्ट की बात करेंगे। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, आज हम उसकी बात करेंगे और उसमें क्या-क्या पॉइंट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पास किया था, क्या-क्या पॉइंट्स थे उसमें, हिंदुस्तान के लिए, खासकर भारत के लिए क्या-क्या पॉइंट्स थे, आज हम उस पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको जैसा कि पता होगा कि कल हमारी एक क्लास हो चुकी है, संविधान के विकास के क्रम में, आज इसकी दूसरी क्लास है और बेसिकली ये पॉलिटी की क्लास है और हम एकदम ज़ीरो शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं हम बीच से क्लास को उठा लिए और फिर हम बीच से पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। हम पूरी ईमानदारी के साथ बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत कर रहे हैं इसकी, जहाँ से हिस्ट्री खत्म होती है, जहाँ से संविधान की बनने की व्यवस्था प्रारंभ होती है, हम वहाँ से बात कर रहे हैं। तो नो डाउट आपको कल की क्लास समझ में आई होगी, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके वो क्लास को देख लें एक बार। तो आज हम बहुत टाइम ना लेते हुए हम डिस्कस करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। अब आप देखेंगे कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था, वो ब्रिटिश संसद द्वारा जो भी एक्ट आते थे, आपको एक लॉजिक बताता हूँ। आप देखेंगे कि पहले के जो जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे 11 साल बाद लगभग लगभग 1784 में पिट्स वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर एक नया चार्टर एक्ट वो जो है अपने नाम से पारित करते हैं, जिसका नाम होता है पिट्स चार्टर एक्ट। तो उसके बाद आप देखेंगे कि 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है, फिर उसके बाद आप देखेंगे 20 साल बाद 1833 में आता है। तो ये 20-20 साल के मतलब सरकार कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए हर 20 साल पे चार्टर एक्ट या हर 20 साल पे ऐसे एक्ट बना के उसको कंट्रोल करने, नियंत्रित करने, उसके काम-काज की देख-रेख करने के लिए एक नए-नए अधिनियम बनाती रहती थी भारत में बेसिकली रेगुलेट करने के लिए। तो आप देखेंगे कि 1813 में आता है, 13 के बाद 20 साल बाद 33 में आता है, 35 के बाद आप जोड़ेंगे तो 1853 में आता है। तो ये हुआ ना 20-20 साल का गैप। ये आपको वही बता पाएगा जो बहुत अच्छे से समझ चुका है चीज़ों को कि क्यों ऐसा होता था या फिर ये एक्ट 20-20 साल पे ही क्यों आते थे। तो नो डाउट आप इसको समझ रहे होंगे और थोड़ी-सी बातें समझ में आ रही होंगी। जिन बच्चों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी वो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं अगर कोई और जानकारी लेनी हो। तो अब हम बात कर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बात करते हैं ब्रिटिश संसद द्वारा 20 वर्ष तक शासन बढ़ाना। अब आप देखेंगे वही बात जो मैंने बताई कि हर 20 साल में ब्रिटिश संसद अ, एक कानून पारित करके ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार के लिए जो भी सुविधाएँ देना चाहती थी वो मुहैया कराती रहती थी। वही यहाँ पे लिखा है कि ब्रिटिश संसद द्वारा 20 वर्ष तक शासन बढ़ाना। तो 1813 में 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया कि हाँ, आप व्यापार भारत में करते रहेंगे, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि आपका अब एकाधिकार नहीं होगा। पहले क्या करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड से आई भारत। भारत में आने के बाद उन्होंने क्या किया कि जब वो भारत में आए तो वो एकाधिकार नो लेजस फेयर की पॉलिसी अपना के आए। मतलब ब्रिटिश संसद से लिखवा लिए थे कि यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, मैं ही सिर्फ भारत में व्यापार करूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो फिर उस टाइम क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट शुरुआत थी और फिर भारत में जो है उनको व्यापारिक मार्ग मिल गया था। ऐसा नहीं था कि भारत में पहले व्यापारिक मार्ग नहीं थे। यही एक कन्फ्यूजन होता है। जैसे कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, तो उसको भी क्लियरिफाई करते हुए चलता हूँ मैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा दावा कैसे कर दिए आप? हाँ भाई, भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी। अब आपको लगेगा कि फिर आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, भारत की खोज तो बहुत पहले ही भारत तो था ही, ऐसा तो था नहीं कि भारत गायब हो गया था और कोई विदेशी यात्री आया और वो खोजते-खोजते भारत आ गया, ऐसा नहीं है। पहला कुस्तुनतुनिया के रास्ते 1453 तक, हाँ, लगभग जो डेट मुझे याद आ रहा है 1453 तक मध्य एशिया
मिडिल ईस्ट से व्यापार, भारत से मिडिल ईस्ट, यूरोप से व्यापार होते रहते थे। लेकिन जब तुर्कों का आगमन हुआ, और आप देखेंगे बेसिकली जो ऑटोमन तुर्क थे, उस्मानिया सल्तनत की हम बात करते हैं, जो ऑटोमन तुर्क थे, जब उन्होंने कुस्तुनतुनिया पे कब्जा किया और 1453 के बाद उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। बेसिकली बंद नहीं किया था, बस बात ये थी कि यूरोपीय जो लोग व्यापार भारत से करना चाहते थे, उस रास्ते से उनको गुजरना पड़ता था। किस रास्ते से? कुस्तुनतुनिया के रास्ते से। तो जब आप किसी मुस्लिम बाहुल्य इलाके से गुजरना चाहेंगे और आपका धर्म ईसाई है और वो मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं टकराव होगा। टकराव से बचने के लिए समुद्री रास्ते की खोज करना शुरू कर दिए ये लोग कि भारत अब किस रास्ते पहुंचा जाए। तो वही पहला यात्री था, नाविक पहला यात्री था वास्को डी गामा, जो भारत को समुद्री रास्ते से खोजा। तो इसीलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो समुद्री रास्ते की खोज किया था भारत आने के लिए। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। फिर जब हम 20 वर्षों की, अब थोड़ी बहुत बातें मैं बता देता हूँ इसलिए ताकि इंटरलिंक हो सके, आप कनेक्ट कर सके चीजों को, और याद रहती है इसलिए बता देता हूँ। तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो मैंने आपको बताया कि व्यापार पे एकाधिकार जो कंपनी का था भारत में, उसको 1813 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया गया। फिर से सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी व्यापार करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1813 के पहले, वो सारे व्यापार उसके एकाधिकार में आते थे। किसी और कंपनी को कोई अधिकार नहीं था कि वहां व्यापार कर सके। खासकर ब्रिटेन की कंपनियां दूसरे देश की अगर आती तो ये लड़ाई झगड़े करके, जैसे इसके पहले डेंच, फ्रेंच और उसके बाद डेनमार्क के लोग बहुत सारे जितने भी हैं सबको ही मार के भगा दिए। कौन भगा दिए? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ठीक है, फ्रेंच कंपनी थी, बहुत सारी कंपनियां थी, लगभग 6 कंपनियां थी, तो सबको ये मार के आउट कर दिए। मतलब भारत से निकलो, निकलो अभियान, मतलब भारत किसी और का, कब्जा किसी और का, और निकाल किसी और को रहे हैं। तो ये कहानी चल रही थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि अब कंपनी के एकाधिकार को समाप्त, जैसे आपके पिताजी आपको दे कहें कि जाओ फला की दुकान से ये सामान ले लेना, और आप गए किसी की दुकान पे सामान लेने, तो हमेशा पिताजी का कहना ये था कि उसी की दुकान से लेना है, वो उधार भी दे देता है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि मतलब आप चाह के भी किसी और दुकान पे नहीं जा सकते, क्योंकि वो आपके पिताजी से शिकायत कर देगा। तो पहले ऐसे कंपनी भी थी कि अगर यहाँ पे कोई और कंपनियां ब्रिटेन की आती तो ये संसद में शिकायत कर देती, और फिर वहां से संसद उस कंपनी को बोलती कि नहीं, आप वहां हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही था विशेषाधिकार या एकाधिकार। तो ये जो है समाप्त कर दिया गया 1813 में। फिर उसके बाद अपवाद के रूप में आप देखेंगे तो दो चीजों को छोड़ दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट में दो चीजों को फिर भी छोड़ दिया गया था। क्यों छोड़ा गया था? उसका एक रीजन था। कंपनी का यह कहना था कि हम चाय का और चीन के, मतलब चाय का व्यापार और चीन से व्यापार, ये दोनों आप समझिए, चाय का व्यापार और चीन से व्यापार एकाधिकार में बना रहेगा। किसके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उनको चाय से बहुत फायदा होता था, और चीन से अफीम की, जो अफीम की खरीद फरोख्त करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उनको उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता था। विदेशों में बहुत लोग जो है अफीम के आदी हो चुके थे और खूब अफीमची बन चुके थे, वो अलग का विषय है, वो हिस्ट्री के टीचर बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। तो ये दो अपवाद रहे हैं, चाय और चीन का व्यापार जो है बना रहा 1813 में, 1813 तक बना रहा। फिर अगर हम बात करते हैं, पहली बार जो झलक दिखती है भारत में शिक्षा में, जो पहली बार खर्च की बात करते हैं, वो 1813 के चार्टर एक्ट में आता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पहली बार शिक्षा में कब निवेश किया गया, और दे देगा 1873, 1784 और 1773, फिर उसके बाद 1813, 1833। तो आपको बताना है कि पहली बार जब शिक्षा में भारत में खर्च किया गया तो वो 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया, वो भी पूरे 1 लाख रुपए की, जो 1 लाख रुपए की धनराशि होगी वो भारत में शिक्षा में खर्च की जाएगी। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं राज्य नियंत्रण, जो आप देखेंगे कि जैसे ब्रिटेन अपने आप को राजशाही या राजा के तौर पे प्रेजेंट करते थे पूरी दुनिया में, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो राजस्व थे, जो कमाई का मुनाफा आता था, जो कमाई होती थी, उसकी आप बात करेंगे तो वो फिर क्या होगा कि वो राजस्व जो आता था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से के चंगुल से निकाल के सीधा ताज या क्राउन के हाथों में सौंप दी गई। मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार अब जो है राजस्व पे अपना जिस तरीके से भी वो चाहे
खर्चा कर सकती है, जिस तरीके से वो चाहे वसूल सकती है, जिस तरीके से चाहे निगरानी रख सकती है। ये पहली बार कब हुआ? 1813 के चार्टर एक्ट में। इसके पहले चीजें होती रही हैं। ऐसा नहीं हुआ कि अचानक 1813 का चार्टर एक्ट हो गया। मतलब उसमें बताया गया 1813 के चार्टर एक्ट में कि जो कंपनी का राजस्व होगा, वो जो कंपनी की राजस्व व्यवस्था या राजस्व जो कमाई होगी, वो सीधा ताज या क्राउन के अंडर में आएगी, मतलब उनके जो है सानिध्य में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो? इज दैट क्लियर? अगर कोई बात क्लियर नहीं है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे। ये तो वही है जो हमने बताया था कि 1858 से 1947 तक भारत, मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का शासन कैसा रहा है, वो बात भी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं, इसी में कुछ पॉइंट की बात करते हैं। तो जब आप देखेंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट में दो चीजें और शामिल की गई ब्रिटेन की संसद के द्वारा। वो चीजें क्या थी? ईसाई मिशनरियों का आगमन। तो भारत में ईसाई प्रचारकों का आगमन हुआ और वो अपने ईसाई धर्म को प्रमोट या प्रचार करने के लिए भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जाने लगे और ईसाई लोगों को कन्वर्ट करने के लिए या लोगों को ईसाई बनाने के लिए वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। कब हुआ ये? पहली बार हुआ 1813। फिर अगर हम बात करते हैं भारत में ईसाई धर्म का प्रचार, तो वही सेम चीजें कि मतलब इस मिशनरी अगर यहाँ आएंगे, ईसाई मिशनरी आएंगे, तो वो चाहेंगे ही कि भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है और यहाँ कुछ मुसलमान भी हैं, तो उन सबको, या जो छोटी कास्ट के दलित वगैरह थे या जो सुदूर दूर रहने वाले लोग थे जो मेन पॉइंट से कनेक्ट नहीं थे, तो उनका काम ये था कि वहाँ पे बेसिकली कैसे उनको जो है ईसाई धर्म में बदला जाए या परिवर्तित किया जाए या कन्वर्ट किया जाए। तो उनका एक बड़ा अच्छा रूल था। वो करते क्या थे कि खासकर पिछड़े एरिया में जहाँ आदिवासी समुदाय के लोग रहते थे, वहां पे वो जाते थे और जाके वो जो है स्कूल, मतलब शिक्षा, अस्पताल और बाकी चीजों की भी सुविधा वो मुहैया कराते थे। तो इससे क्या होता था? लोगों में लालच बढ़ती थी, कुछ पैसे भी देते थे, तो लोगों में ये लालच बढ़ती थी। बिना फायदे के, कहा है किसी ने कि बिना फायदे के कोई आपसे नहीं जुड़ता, जब तक उसको आपसे लाभ होता है तभी तक आपके साथ होता है, वरना आप तो जानते ही हैं दुनिया किस तरीके की बात होती है। तो ये जो है फिर ईसाई मिशनरी जो है हिंदुस्तान के लोगों को लालच देते थे, शिक्षा की बात करते थे, एजुकेशन की बात करते थे। और देखिए, दो चीजें तो भले वो अपने लालच में करते थे कि कन्वर्ट करेंगे, लेकिन दो चीजें भारत के लिए फायदेमंद हो सकती थी उस टाइम भी। जैसे शिक्षा की वो बात करते थे, तो भारत में शिक्षा बढ़ेगी तो लोग अवेयर होंगे। दूसरी चीज, अस्पताल, हॉस्पिटल्स की बात करते थे, तो जैसे लोग बीमार होंगे स्वास्थ्य के कारणों से, तो फिर उन्हें जो है वहाँ मतलब एडमिट होना पड़ सकता है और फिर उन्हें जो है उनकी जान भी बच सकती है। तो इस वजह से भी लोग जो है ईसाई मिशनरियों की बात सुनते थे और फिर उनके प्रचार प्रसार की वजह से वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट भी बहुत सारे लोग उस टाइम हुए। अब हम बात करते हैं छोटा सा एक उसी में और 1833 का चार्टर एक्ट। जैसा कि मैंने बोला 1813 और फिर 20 साल बाद 1833 और फिर 20 साल बाद 1853। हर 20-20 साल में वहां की जो है संसद एक कानून बनाती थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी पे लागू होता था। और बेसिकली वो प्रत्यक्ष तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी पे लागू होता था, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से वो भारतीय लोगों पे लागू होता था, क्योंकि भारत में ही वो थे और भारत में ही वो अपनी चीजों को विस्तार करना चाह रहे थे। भारत को गुलाम तो बना ही लिए थे। अब हम बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की। तो आप देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को, अभी हमने बात किया था 1773 के बारे में, आप देखे होंगे 1773 के बारे में जब हमने बात किया था तो हमने बताया था कि कैसे जो है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब यहाँ बात आती है 1833 के चार्टर एक्ट में। 1833 के चार्टर एक्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। फिर अगर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, तो वर्तमान में आप देखेंगे कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति का पद है, वो बेसिकली जो है वही है जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो इसीलिए पिछले टॉपिक में हमने एक डिस्कस किया था कि 4 सदस्यीय परिषद की बात की थी। तो वो जैसे गवर्नर जनरल को अपनी राय, मशवरा, सलाह दिया करती थी, वैसे ही आज मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देती है। तो इसीलिए वहां पे एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार राष्ट्रपति पद की झलक किसमें दिखती है और पहली बार मंत्रिपरिषद
पद की झलक किसमें दिखती है? तो ये सवाल बन सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि उसी से नीचे अगर आप एक पॉइंट और हम डिस्कस करते हैं तो भारत में कानून की संहिताकरण पहली बार 1833 के चार्टर एक्ट में, पहली बार 1833 के चार्टर एक्ट में विधि आयोग की बात की गई। ये जो आप कानून संहिता देखते हैं आज के टाइम में, वो पहली बार किस पे बात की गई? 1833 के चार्टर एक्ट में विधि आयोग की बात की गई। वही विधि आयोग आज जो है आप देखेंगे, आज भी विधि आयोग बना हुआ है और कानून व्यवस्था उसी से चलती है। तो इस तरीके से कानून का संहिताकरण किया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। फिर आप देखेंगे कि यहीं पे एक बात और मैं आपको बताता हूं कि दास प्रथा का भी अंत कर दिया गया। और छोटी सी बात थी, वो भी इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहले भारत के गवर्नर जनरल, मैं ये नहीं कह रहा हूं बंगाल के गवर्नर जनरल, पहली बार भारत के गवर्नर जनरल विलियम बैंकेटिक बने। पहली बार उनका नाम है विलियम बैंकेटिक, ठीक है। तो वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उसके बाद आप देखेंगे कि उन्हीं एक नाम बहुत चर्चा में आप सुने होंगे, बेसिकली वो बंगाल के थे और काफी जानकार थे और शिक्षाविद भी कह सकते हैं उन्हें, समाज सुधारक तो कहा ही जाता है उन्हें। उनका नाम था मोहन राय। अब आप सोचेंगे कि सर मोहन राय कह रहे हैं जबकि उनका नाम है राजा राम मोहन राय। हाँ जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, मोहन राय कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ उसका रीजन समझिए कि उन्हीं के प्रयासों से पहली बार भारत में सती प्रथा का जब अंत करना हुआ तो उन्हीं के प्रयासों से विलियम बैंटिक द्वारा भारत में सती प्रथा पे प्रतिबंध या बैन लगाया गया। किसके प्रयास से? मोहन राय। अब आपको एक बात और मैं बताता हूं कि अगर आप देखेंगे कि 1757 का जो विद्रोह था वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों की उपज थी ही। जैसे तात्कालिक कारण आप सुने होंगे कि मंगल पांडे ने जो है शुरुआत की थी और वहां पे गाय और सुअर की चर्बी की बात बहुत फेमस है, सबको पता होगा। लेकिन कुछ बातें आपको नहीं पता होंगी जो किताबों में भी आप पढ़ेंगे तो बड़ा मुश्किल से आपको जान पाएंगे, या फिर यूं कहें कि बहुत अच्छी क्लास अगर आप करते हैं तभी आपको पता चल पाता है। तो आपको मैं बता दूं कि 1757 का जो विद्रोह था कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस में एक प्रतिशोध उभर रहा था कि अंग्रेजों ने जो है हमारे हिंदू लॉज में हस्तक्षेप किया, इंटरफेरेंस किया और सती प्रथा का अंत कर दिया। क्योंकि जो लोग रिजिड थे, जो लोग रूढ़िवादी थे, वो इसको बहुत बुरा लगा, उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा, जबकि ये काम अच्छा था। अंग्रेज और राजा राम मोहन राय मिल के दोनों, ये काम अच्छा था, समाज के नजर में उस टाइम अच्छा था, मतलब और सामाजिक जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी नजर में अच्छा था। लेकिन जो रूढ़िवादी थे उनको ये बहुत बुरा लगा और वो जो है 1857 के विद्रोह में ये झलक दिखती है कि ये एक कारण ये भी था सती प्रथा की समाप्ति या अंत करना। सोचिए, मतलब अंग्रेजों ने किया कुछ काम अच्छा लेकिन उसका परिणाम निकला बुरा और फिर हो गई 1857 की क्रांति या विद्रोह। फिर अगर हम एक टॉपिक जो अभी थोड़ा सा बता देते हैं कि मोहन राय हम इसलिए बोले थे कि जब वो लंदन जा रहे थे, मतलब ब्रिटेन जा रहे थे, तो उस समय भारत के जो बादशाह हुआ करते थे वो अकबर द्वितीय हुआ करते थे। कौन? अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय जो थे वो अंग्रेजों के पेंशनर थे, अंग्रेज उन्हें पेंशन देते थे। तो अकबर द्वितीय को पता चला कि मोहन राय जा रहे हैं ब्रिटेन, तो उन्होंने मोहन राय से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप जा रहे हैं ब्रिटेन तो हमारा भी एक काम कर दीजिएगा। तो मोहन राय साहब पूछते हैं कि बताएं बादशाह आलम क्या काम है आपका? तो ये कहते हैं कि हमारी पेंशन जो है बढ़वाने की सिफारिश कर दीजिएगा। किससे? ब्रिटेन की महारानी से। तो जब ब्रिटेन की महारानी से इन्होंने जो है अकबर द्वितीय की पेंशन की बात की, तो जब वहां से ये लौटे तो मोहन राय को पहली बार ये उपाधि अकबर द्वितीय ने दी, राजा राम मोहन राय, कि आप तो राजा हैं, आप तो राजा हैं, आपने हमारे लिए ब्रिटेन में जाके ब्रिटेन की रानी से हमारी पेंशन की बात की, तो आप तो राजा हैं। तभी से ये नाम पूरा निकल गया राजा राम मोहन राय। तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे टॉपिक इंटरलिंक करके पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा होगा। और ये जो है संविधान की बेसिकली
संविधान बनने की प्रक्रिया है कि संविधान में कौन-कौन से एक्ट से क्या-क्या पहली बार शामिल किया गया, या फिर जैसे राष्ट्रपति का ही आप पद देखिए, तो इस टाइम में मतलब 1833 तक आप देखेंगे तो राष्ट्रपति का पद ही भारत में गवर्नर जनरल का पद होता था। तो वो आज के वर्तमान टाइम में आप देखेंगे उसी को उसका बदला स्वरूप है राष्ट्रपति हो गया। 4 सदस्यीय परिषद उस समय हुआ करती थी, वो आज जो है मंत्रिपरिषद में बदल चुकी है। और फिर आप अगर कुछ चीज़ें जैसे आप बात करेंगे कि ये विधि आयोग क्या था, तो विधि आयोग 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार इसकी बात की गई। आज जो हम शिक्षा पे देखते हैं कि भारत सरकार जो पैसे खर्च कर रही है, जो भी बजट पेश होता है उसमें जो शिक्षा की बात की जाती है, शिक्षा का बजट, तो आप देखेंगे पहली बार 1813 में वो बात की गई कि शिक्षा पे 1 लाख रुपए भारत में खर्च किया जाएगा। तो ऐसे ही टॉपिक को इंटरलिंक करते हुए हम समझाते चलेंगे, और मैंने आपको बता दिया कि 1813, 1833, 1853 20-20 साल के गैप पे कंपनी को ब्रिटेन संसद की तरफ से नए-नए अधिनियम पारित करके दिए जाते थे कि आपको इन रूल पे चलना है और ये चीज़ें आपको करनी है भारत में। तो नो डाउट आपको समझ में आया होगा, और छोटी सी क्लास है। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।